सारे स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं। इस मार्केट में जो अचानक शेकआउट आ रहा है उसे कैसे पढ़ना चाहिए, इस पर मार्केट बिग वॉइस में आज हमारा साथ दे रहे हैं एनविजन कैपिटल के एमडी और सीईओ नीलेश शाह। नीलेश, स्वागत है आपका। गुड आफ्टरनून। बताइए, मार्केट में ये जो बिकवाली का सिलसिला शुरू हुआ है, अब ये स्ट्रेस टेस्ट का इम्पैक्ट कहें या फिर दूसरे कारण जिसकी वजह से भारतीय बाजार में थोड़ी सी नर्वसनेस बढ़ी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है और ये सिलसिला कब तक चल सकता है? गुड आफ्टरनून और धन्यवाद। ये जो करेक्शन जो शुरू हुआ है तकरीबन ये अभी जो जनवरी एंड या फरवरी के स्टार्ट से शुरू हुआ है, उसके कई कारण हैं। पहली दफा जो एक मार्च का फिनोमेना रहता है जहाँ पे मार्च में कई इन्वेस्टर्स अपने टैक्स प्लानिंग के हिसाब से, एडवांस टैक्स पेमेंट्स के हिसाब से काफी पोर्टफोलियो में रीशफलिंग भी करते हैं। एक वजह ये है। दूसरा ये जो है कि एम्फी और जो म्यूचुअल फंड ने जो एक रिस्क मैनेजमेंट की जो एक पॉलिसी पे जो रिफ्लेक्ट किया है और एनालाइज किया है, शायद उसका भी एक कारण हो सकता है। और तीसरी बात ये भी है कि जो धीरे धीरे करके जो कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, खास करके पिछले कुछ दिनों में क्रूड ऑयल में काफी एक मजबूताई दिखाई दे रही है और उसकी असर सीधे तौर पे इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स और ज्यादातर कंपनियों के मार्जिन पे उसका सीधा असर पड़ता है। तो हमारा ऐसा मानना है कि ये जो 3 या 4 जो कारण है, वजह है, उसकी वजह से थोड़ा मार्केट में एक करेक्टिव फेज शुरू हुआ है, कंसोलिडेशन हो रहा है। और अगर दिसंबर में जो स्टेट इलेक्शंस के जो नतीजे आए थे, उसके बाद जो दिसंबर और जनवरी में एक बहुत मजबूती से एक मोमेंटम बिल्डअप हुआ था, स्टॉक प्राइसेस जो अप्रिशिएट हुए थे, उसका भी एक कह सकते कि उसका भी एक थोड़ा करेक्शन सा एक फेज आ रहा है। तो ये कई जो कारण है जिसकी वजह से करेक्शन आ रहा है और उसकी वजह से प्राइस डैमेज भी काफी हद तक है। 15-20% कई स्टॉक्स में गिरावटें आ भी गई है। तो हमारा ये मानना है कि ये एक बड़ा ही हेल्दी करेक्शन है। ओके, आप कह रहे हैं हेल्दी करेक्शन है, शायद कुछ समय और जारी रह सकता है, लेकिन इस करेक्शन में अभी आप खरीदारी करना शुरू करेंगे या फिर टाइम देंगे, स्पेशली ऑन द मिड एंड स्मॉल कैप साइड, जहां पर डर यही है कि शायद कुछ और बिकवाली का दबाव देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, ये खरीदारी का समय है। ये एक ऐसी समय है जो आप कई अगर 6 महीना 12 महीने से आपके जो चुनिंदा शेयर्स हैं जो आप नहीं ले पाए थे क्योंकि प्राइसेस बढ़ रहे थे, तो हमारा ऐसा मानना है कि यही एक सही समय है जहाँ पे अपने शॉपिंग लिस्ट को तैयार रखें, प्राइसेस को एक तरह से जो प्राइस पे आप पॉजिटिव हो सकते हैं वो प्राइसेस एक में क्लैरिटी होनी चाहिए। और जैसे जैसे ये गिरावटें देखने को आ रही है, उसका फायदा बिल्कुल उठाना चाहिए, क्योंकि जो जो एक इंडिया की इकोनॉमी है और जो इंडियन मार्केट्स है वो एक लॉन्ग टर्म अपट्रेंड में है। इकोनॉमी बहुत मजबूत है, अर्निंग्स ग्रोथ बहुत सॉलिड है अभी भी। और हमारा ऐसा मानना है कि ये जो अगले 3 साल, 5 साल या 10 साल का या ये जो पूरा दशक है, ये एक बुल मार्केट का दशक है। तो इस टाइप की जो करेक्शन है उसका बहुत ही एक अच्छी तरह से उपयोग और फायदा उठाना चाहिए निवेशक को। नीलेश जी, एक स्पेस पीएसयू जो कि चला भी था और आई थिंक हम सभी उसको एक ओवरहीटेड सेगमेंट मान रहे थे, पिछले लगभग 20 दिन तक आते आते ही कंसेंसस बन गया था। मीनवाइल 2 चीज़ें भी हुई। जिस चीज़ की अपेक्षा थी कि चुनाव से पहले शायद एक पेट्रोल डीजल प्राइस कट, एलपीजी के प्राइसेस को थोड़ा सा रेशनलाइज किया जाए, वो भी हो गया। क्या ये डिप जो ओएमसीज में अब आया है इसके बाद, आई थिंक इस निर्णय के बाद, ये खरीदने लायक है या फिर आपको लगता है कि नहीं, बहुत बड़े मूव के बाद और इन खबरों के बाद अब थोड़ा सा प्राइस को सस्टेन होने में वक्त लगेगा, स्पेशली आपका पीएसयूज पे व्यू और पीएसयूज में ही ओएमसीज पर? ओवरऑल पीएसयूज पे व्यू बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही सकारात्मक है। हमारा ऐसा मानना है कि पीएसयूज एक नए दौर में प्रवेश कर चुके हैं। ये एक ऐसा दौर जहाँ पे गवर्नेंस और भी बेहतर है, बैलेंस शीट्स बहुत बेहतर है, मैनेजमेंट्स का फोकस ग्रोथ और कैपिटल एफिशिएंसी पे एक अच्छी तरह से एक फोकस है। तो हमारा ऐसा मानना है कि पीएसयूज के लिए एक नया दौर है और खास करके जो भी इलेक्शंस होंगे मई में, जो नतीजे आएंगे उसके बाद पीएसयूज का परफॉर्मेंस और कैसे इंप्रूव हो जाए, एफिशिएंसी आए, प्रोडक्टिविटी आए, तो
तो ये जो जो हमें ऐसा लग रहा है कि मई जून के बाद इनके लिए तो व्यू बहुत ही अच्छा हो जाएगा और भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन उसके पहले क्योंकि ये काफी पिछले जो 6 महीने 12 महीने में बढ़े हैं, तो इनमें भी बाकी मार्केट की तरह करेक्शन का फेज आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात ऐसा है कि कई पीएसयूज जो है वो एक एक्साइटिंग प्रॉमिसिंग सेक्टर्स में एक लीडर्स हैं, जैसे रिन्यूएबल्स का सेक्टर माने, एनर्जी का सेक्टर माने, ये जो कई रेलवेज है, डिफेंस है, कैपिटल इक्विपमेंट है, ये जो क्षेत्र है इनमें जो एक इंडिजिनाइजेशन, लोकलाइजेशन, एक सिक्योरिटी की सेंस जो एक हमारा देश चाहता है कि ये सारे क्षेत्र में हम एक सिक्योर देश बने, तो ये सब सारे जो कारणवश ऐसे लग रहा है कि पीएसयूज एक बहुत ही अट्रैक्टिव एरिया है। तो ऐसा भी हमारा मानना है कि जो 10-15% का करेक्शन तो ऑलरेडी इनमें आ चुका है ये पैक में, ऐसा लग रहा है कि और अभी भी 5-10% की करेक्शन की गुंजाइश है और वहां पे ये बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाएंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर ओएमसीज की बात करें तो हाँ जरूर है कि ये जो कुछ कटौती हुई है पेट्रोल के प्राइसेस में, एलपीजी सिलेंडर्स के प्राइसेस में, लेकिन इससे भी ज्यादा जो पिछले कुछ दिनों में जो एक क्रूड ऑयल में एक मजबूताई, जो एक तेजी दिखने की दिख रही है, अगर वो बरकरार रही और आगे बढ़ी तो ऑब्वियसली ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं इनके लिए ये एक नेगेटिव सा रीजन बन जाता है। तो ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है ओएमसीज में, उसमें शायद थोड़ा और कॉशन बरतना चाहिए, लेकिन पीएसयूज में ओवरऑल चॉइस बहुत ही विभिन्न है, बहुत ही डाइवर्स है, बहुत बड़ी चॉइस है, तो वो सारे बाकी और सब सेक्टर्स में व्यू और भी पॉजिटिव है ओएमसीज की कंपैरिजन में। अच्छा नीलेश जी, ड्यूरिंग कोविड और पोस्ट कोविड, ठीक है, आई मीन उसके बाद 2020 में मेरा जब डिस्कशन आपसे हुआ था तो एक ल्यूक्रेटिव प्राइस पे आपने रियल स्टेट इंसलरी को बाय किया था, उस पर काफ़ी कन्विक्शन था, उससे बहुत पैसा बना, आई मीन 221, 22, 23 तक आते आते। ऐसा ही प्राइस डैमेज केमिकल स्पेस में हुआ है या फिर आपके मुताबिक कोई स्पेस जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से प्राइस लग रहा हो, आई मीन जहाँ पे सारा पेन निकल चुका हो, बेटर एंट्री पॉइंट हो, कोई ऐसा स्पेस इस वक्त नजर आ रहा है आपको, या फिर स्पेशली ये क्वार्टरली अर्निंग्स आपको इम्प्रेस करके गई हो? ऐसे कई सेक्टर्स हैं और कई सेक्टर्स के कई कंपनीज है, लेकिन एक अगर जो सेक्टर जिसमें एक व्यू हमारा थोड़ा पॉजिटिव सा बनने लगा है वो है स्टील क्षेत्र। हमारा एक्सपोजर अभी भी काफी कम है ये सेक्टर में, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि ब्रॉड परसेप्शन है कि ये कमोडिटी है, ये मेटल है, ये सिक्लिकल है। तो जो कई जो इन्वेस्टर्स होते, कई वर्ग होते, वो इस सब सेक्टर से दूर रहते हैं, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि अगले 5-10 वर्ष में जो इस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप होने वाला है, जिस हिसाब से रियल एस्टेट में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो शुरू हो गई है और इसमें मोमेंटम बिल्डअप होने वाला है, और तीसरा जो कई सेक्टर्स है जैसे कि ऑटो सेक्टर है, ईवी सेक्टर है, डिफेंस, एरोस्पेस, ऑटोमोटिव, रेलवेज, इन सब में जो एक हमें ग्रोथ दिख रहा है अगले 5-10 वर्ष के हिसाब से, तो ये सेक्टर एक डायरेक्ट बेनिफिशियरी होगा इन सारे जो ओवरऑल फिजिकल इकोनॉमी में जो एक बहुत ही बड़े इन्वेस्टमेंट्स होने वाले हैं और जो ग्रोथ होने वाले हैं, तो इसका सीधा बेनिफिट स्टील सेक्टर को हो सकता है, और उसमें खास करके जो एफिशिएंट प्रोड्यूसर है, इंटीग्रेटेड, और तीसरा जिसके पास कोई स्पेशल स्टील बनाने की एक कैपेसिटी हो और कैपेबिलिटी हो, वो उस टाइप के सेक्टर, वो उस टाइप के स्टॉक्स में एक अच्छी बढ़ोतरी आ सकती है। अगर हम 10-12 साल पहले की बात करें तो तब केमिकल सेक्टर बहुत ही इग्नोर था, और जैसे जैसे हर वर्ष बीतता गया कई लोगों ने कहा कि ये सेक्टर एक्चुअली स्पेशलिटी केमिकल से उसका नाम बदल के स्पेशलिटी केमिकल्स हो गया था। तो हमारा ऐसा मानना है कि शायद इस टाइप की गुंजाइश स्टील सेक्टर में होने की काफी संभावना है मीडियम टू लॉन्ग टर्म में। नीलेश, आईटी में स्पेशली टीसीएस, आज वो ब्लॉक डील जहां पर टाटा सन्स ने कुछ हिस्सा बेचा है, और उसके बाद इन एनी अदर मार्केट परहैप्स ये स्टॉक डे लो से रिकवर कर जाता, वो हो नहीं रहा है। अब क्या आईटी का सेंटिमेंट अभी भी बिगड़ा हुआ है? कल भी आप देखिएगा कोफोर्ज के साथ जो धुलाई हुई, कंपनी 3200 करोड़ का क्यूआईपी लाएगी। हाँ, वहां पर कंसर्न्स है कि जरूरत से ज्यादा डाइल्यूशन होगा, इसीलिए इतना नॉक लिया। लेकिन टीसीएस और इस स्टेक सेल को आप कैसे पढ़ेंगे?
जो बड़ी आईटी सर्विसेज कंपनीज हैं इनमें ग्रोथ के चैलेंजेस हैं। ये जो कंपनीज हैं ये इनके पिछले अगर आप 5 साल 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ जो तकरीबन 10% रुपी टर्म्स में रहा है, अगर डॉलर टर्म्स में देखें तो शायद उससे भी कम रहा है। तो आगे चलते हुए भी अगले 3 साल 5 साल 10 साल में जैसे रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सारे जो एक गेम चेंजिंग ट्रेंड्स जो आ रहे हैं ये क्षेत्र में, इनसे ये जो बड़ी आईटी सर्विसेज कंपनीज है इन पे काफी एक बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। हम ये नहीं कह रहे कि ये ग्रो नहीं करेंगे, लेकिन इनका बेस इतना बड़ा है और बिकॉज ये सब डिस्ट्रप्शंस आने की संभावना है तो उससे ग्रोथ रेट काफी कम हो सकता है। तो ये सारे जो सेक्टर्स है ये शायद सिंगल डिजिट ग्रोथ तक ही सीमित रह पाएंगे। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो बड़ी आईटी सर्विसेज कंपनीज ये एट बेस्ट ट्रेडिंग बेट्स हैं, जहां बहुत गिरे वहां ले लो और 10-15% का अगर रिटर्न मिल जाए तो वहां पे एग्जिट भी कर लो। लेकिन जो आईटी सेक्टर उसमें जो स्पेशलाइज्ड छोटी कंपनीज, टियर 2 टियर 3 कंपनीज जो खास करके कई सेक्टर्स पे फोकस्ड है, वहां पे उनके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफी बेहतर हो सकते हैं। और हमारा ऐसा मानना है कि आईटी क्षेत्र में इन्वेस्टर्स को जो स्पेशलाइज्ड टियर 2 आईटी कंपनीज हैं वहीं पे फोकस करना चाहिए, जहां पे वो कंपनी की कोई स्पेशल कैपेबिलिटीज हो, चाहे वो कैपेबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में हो, जो ऑटोमोटिव सेक्टर में हो, एरोस्पेस में हो, या कोई और भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हो, वहां जो स्पेशलाइजेशन अगर उनकी है वहीं पे फोकस हो करना चाहिए, क्योंकि वहां पे डबल डिजिट ग्रोथ की संभावना ज्यादा है। अब एक मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी वो जेफरीज वाली, जहां पर उन्होंने 11 कंपनी आइडेंटिफाई की, उसमें भारतीय एयरटेल उनके टॉप बायज में है। 12:30 पर आज वो स्टॉक ट्रेड करता हुआ थोड़ा सा साइडवेज है। इस तरह के मार्केट में क्या भारतीय जैसे ट्रेड्स कुछ विनर साबित हो सकते हैं? हो सकते हैं, लेकिन वो एक बड़ा शॉर्ट टर्म फिनोमेना होगा, क्योंकि मार्केट अभी थोड़ा रिस्क ऑफ मूड में है। तो वो एनवायरनमेंट में या तो जो अभी तक शेयर्स बहुत ज्यादा नहीं चले हैं, या जो टिपिकल लार्ज कैप शेयर्स हैं वो एक थोड़ा और स्टेबल या स्थिर रह सकते हैं। और हमारा ऐसा मानना है कि भारतीय एयरटेल में भी एक यही पॉसिबिलिटी आ सकती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारा मानना है कि इसके जो प्रोस्पेक्ट्स है वो आरपू बढ़ने पे ही इनके प्रोस्पेक्ट्स और अच्छे हो सकते हैं, जो अभी भी इतना इजीली आरपू बढ़ नहीं रहा है जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए। तो जब तक ये आरपू बढ़ने की बड़ी गुंजाइश नहीं दिखे वहां तक हमारा ऐसा मानना है कि भारतीय एयरटेल जैसे स्टॉक को शॉर्ट टर्म नजरिए से ही देखना चाहिए। इनफैक्ट कंपनी कह तो रही है कि आरपू यहाँ से आगे और ऊपर जाना चाहिए, बट वील हैव टू परहैप्स वेट इट आउट। नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकाल कर अपनी राय देने के लिए। इस